पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बीच आज से अनलॉक 5 शुरू हो गया है और कई पाबंदियों में छूट दे दी गई है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक आज से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी गई है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे और इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को भी खोलने की मंजूरी भी है। सरकार ने जो छूट है वो यहाँ पर दी है। अनलॉक 5 में क्या कुछ खास है ये भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। अनलॉक 5 में सिनेमाघर खोलने की इजाजत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही 50% लोगों को सिनेमा में आने की इजाजत है। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को आधी क्षमता के साथ यहाँ पर छूट दी गई है। खाली रखी जाने वाली सीटों की मार्किंग जरूरी है। स्कूलों का राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ा गया है। परिवार की मंजूरी के साथ पढ़ाने की छूट भी। और इसके बाद अगर बात करें तो छात्रों की अटेंडेंस दर्ज कराना जरूरी नहीं। अनलॉक 5 में सिनेमाघर खोलने की इजाजत, तो क्या कुछ जो छूट है वो दी गई है अनलॉक 5 में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेंद्र, अगर बात करें तो अनलॉक 5 में पहले से ज्यादा रियायतें। बिल्कुल, देखिए चांदनी, अनलॉक 5 के तहत बहुत सारी छूट आज से मिलेंगी। खासतौर पे स्विमिंग पूल आज से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, ये सब भी शुरू होंगे। इनके लिए एसओपी बनाई गई है। उसी एसओपी का इनके प्रबंधकों को पालन करना होगा, क्योंकि मार्च के महीने से ये सारी एक्टिविटी बंद है। तो इसलिए शुरुआत में सारी तैयारियां की जा रही हैं इनको खोलने के लिए। आज से देखा जाएगा कि क्या बाजार में फिर से जो उपभोक्ता है वो नजर आ रहे हैं उस तरीके से कि मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल इतने लंबे समय से बंद हैं। क्या इस बार वीकेंड तो भीड़ नजर आएगी, और अगर नजर आएगी तो उसके लिए एसओपी क्या होगी, किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, और जो एसओपी है जिसके तहत सैनिटाइजेशन हो या मास्क पहनना हो, ये सारी गतिविधियां करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। क्योंकि इस सेक्टर में बहुत लंबे समय से बंद होने के चलते बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आर्थिक तौर पे लोग बहुत कमजोर हुए हैं। इसलिए सरकार ने फैसला लिया था, और उत्तराखंड में भी इस एसओपी के जरिए ये पहले से ही कहा गया है कि नियमों को ना तोड़ा जाए। अगर किसी भी संस्थान में प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और जो लोग आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरीके से बंद होते हैं, जिसमें एसी आपको चलाना होता है, तो उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? क्योंकि पूरा जो हॉल होगा उसका निर्माण ही इस तरीके से होता है कि विदाउट एसी वहां पे संचालित करना इनको बहुत मुश्किल होगा। वो सारी चीजों को ये कैसे बेहतर तरीके से करेंगे, चाहे वहां पे थर्मल स्कैनिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, ये सारी चीजों पे इनको फोकस करना होगा। और आज से, क्योंकि त्योहारी सीजन अब शुरू होने वाला है, नवरात्र है, दशहरा है, फिर दीपावली है जी, तो इसलिए बाजार में उम्मीद है कि भीड़ भी बढ़ेगी, इसलिए इनकी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। चांदनी, बिल्कुल चुनौतियां तो बढ़ेंगी, साथ में ये भी देखना होगा कि जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसका भी किस तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों का रुख करेंगे। 1 नवंबर से उत्तराखंड में स्कूल खुलने वाले हैं। देहरादून में राज्य कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से स्कूलों को खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। पहले फेज में 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं की क्लास छात्रों को स्कूल जाना होगा। बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। बता दें ये भी आपको कि सरकार ने जिलाधिकारियों और अभिभावकों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, जिसके बाद कैबिनेट ने स्कूल खोलने का बड़ा फैसला लिया। इस फैसले की समिति आज आपको बता दें कि जो बैठक हुई थी उसमें जो 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी, वो बातें आपको यहां पर बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और सुरेंद्र असीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो स्कूल खोलने की जो बात सामने आई थी, 1 नवंबर से स्कूल खोलेंगे, क्या शर्तें यहां पर हैं? देखिए, बिल्कुल 1 नवंबर से स्कूल खुलने हैं। हालांकि वो स्कूल 2 नवंबर से खुलेंगे, क्योंकि 1 तारीख को रविवार है। और शुरुआत में 10वीं और 12वीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बच्चों की पढ़ाई लंबे समय से सफर कर रही है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के चलते पहले इनकी क्लासेस खोली गई है। इनकी क्लास जब शुरू होंगी तो उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है उसका पालन करना होगा।
चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो निजी स्कूल हो, अगले 1 से 2 दिनों में सारी एसओपी शिक्षा विभाग जारी करेगा। किन नियमों का पालन करना होगा, किन नियमों के तहत आपको स्कूल संचालित करने होंगे, ये सारे नियम जब सामने आएंगे तो उसके बाद स्कूलों को ये की जिम्मेदारी है कि वो इन्हीं नियमों का पालन करें, जिससे कि संक्रमण ना फैले, बड़ा खतरा ना हो। और क्योंकि कई जगह ऐसे मामले सामने आए जहां स्कूल जब खुले तो एकदम से मामले सामने आए हैं, इसका ध्यान रखते हुए भी कहीं ना कहीं नियमों को देखना होगा। दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि शुरुआत में पहले चरण में हम 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल रहे हैं। अगर ये गतिविधियां बेहतर तरीके से चलती हैं, अगर इन गतिविधियों में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं, तो उसके बाद फिर अन्य जो क्लासेस हैं उनको खोलने की ओर भी कदम उठाए जाएंगे। 22 मार्च के लगभग से प्रदेश में स्कूल बंद हैं और ऐसे में करीब 7 महीने बाद जब स्कूल खुलेंगे तो ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से स्कूलों को संचालित किया जाएगा। अभिभावकों को चिंता भी है, हालांकि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो बड़े बच्चे हैं, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, उनको सैनिटाइजेशन का मतलब पता है, उनको ये पता है कि एसओपी का पालन कैसे करना है, तो इसलिए शुरुआत में उनको ये बताया जाएगा, उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि किन नियमों के तहत उनको स्कूल भेजना है और उनका जो स्कूल से आने के बाद क्या उनका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से उनको सैनिटाइजेशन आप करेंगे, ये सारी चीजें बताई जाएंगी और उसके बाद ही ये स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन स्कूल खुलना जरूरी है क्योंकि बच्चों के जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो सफर हो रही हैं। बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चे होते हैं, इसलिए उनके स्कूल सबसे पहले खोले गए हैं। चांदी जी, शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्कूल खोलना एक बड़ी चुनौती, अब देखना होगा ये कि किस तरीके से स्कूलों को संचालित किया जाएगा। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं की स्कूल खोलने के फैसले के अलावा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं होगी। बता दें कि कोविड-19 के चलते हर महीने 1 दिन का वेतन काटा जा रहा था। कैबिनेट में हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी और साथ ही उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। कैबिनेट में उत्तराखंड पुलिस और मोहरी संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन किया गया है और इसके अलावा उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन किया गया है। तो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम 2016, इसमें जो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ शब्द आए हैं वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्द रखे जाएंगे। राज्य में हमने जो मदिरा का व्यवसाय है उस पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता रखने के लिए जो पूरी प्रणाली है उसको ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली राज्य में लागू किए जाने का निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो कोविड महामारी के कारण 1 वर्ष तक हमने सभी कर्मचारियों का 1 महीने में 1 दिन की सैलरी काटने का निर्णय लिया था। आज आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र जो निर्णय लिया गया है कि इस महीने से यानी इस महीने का भी कटौती नहीं होगी, उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस इन सबको छोड़कर इनकी कटौती जारी रहेगी। बाकी किसी भी कर्मचारी की कटौती इस महीने से नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की 2 सीटों का विस्तार न होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को 4 साल होने को है लेकिन सरकार अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार विस्तार करती तो किसी भी स्वाभिमानी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए हैं। 4 साल का कार्यकाल सरकार को होने जा रहा है और सरकार पौने 4 साल में जो है मंत्री परिषद की जो रिक्त पदों नहीं हो पाई। अब तो मुझे ये लगता है कि अगर ये विस्तार भी करेंगे तो शायद ही जो स्वाभिमानी विधायक होगा वो मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शपथ लेना नहीं चाहेगा। किसी भी क्षेत्र में
सफल सरकार नहीं है और इस प्रदेश के हित में होगा मुख्यमंत्री जी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दें। आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार और टनकपुर आने जाने वाली जनता को जल्द ही रेलवे से तोहफा मिल सकता है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के निवेदन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा ट्वीट कर दोनों रूटों पर ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए निवेदन किया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली तक की ट्रेन मैंने आश्वस्त किया है कि रेलवे इन दिनों की व्यावहारिकता को देखते हुए इन पर प्राथमिकता से काम करेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उत्तराखंड में पर्यटकों का रुझान बढ़ने लगा है। 4 धाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना अच्छा संकेत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन भी जरूरी है। 4 धाम यात्रा जो है, हमारे 4 धाम खुल गए हैं और देवस्थानम बोर्ड फंक्शन कर रहा है। जो लोगों की थोड़ी सी समस्याएं थी वो भी हमने हल की हैं और सारे उसके अंदर जो अधिकारी होने चाहिए, जो ब्राह्मणों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो भी हमने रखा है और निश्चित रूप में आगे इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। मेरा ये मानना है कि लोग यहाँ 4 धाम यात्रा करें और सैनिटाइजेशन का, मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। देहरादून के एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से रक्षक अवेयरनेस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस टीम में 10 बाइक और 2 गाड़ियां शामिल थी। एसडीआरएफ की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रक्षक अवेयरनेस टीम को रवाना किया है। रक्षक अवेयरनेस टीम उन जगहों को जाकर लोगों को जागरूक करेगी जहां पर प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। संबंधी प्रशिक्षण और जन जागरूकता है, उसके लिए मिशन जागृति के अंतर्गत भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवा दी है। इसी क्रम में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो मोहल्लों के क्षेत्र हैं, उसमें गली गली में हमारे बाइक सवार दस्ता जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है कोरोना संबंधी अवेयरनेस का, उसको प्ले करेंगे और इसको हमने एक रक्षक दल का नाम दिया है, जो हमारी मिशन जागृति के अंतर्गत ही ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। पौड़ी में कोरोना की गाइडलाइन को भुला चुके टैक्सी चालकों पर प्रशासन सख्त हो गया। अब जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ मिलकर टैक्सी स्टैंड और बाजारों पर छापेमारी की तो टैक्सी वाहन चालकों के पास ना तो हैंड सैनिटाइजर मिला है और ना ही वाहन चालक मास्क लगाए हुए मिले। ऐसे में प्रशासन ने जमकर वाहन चालकों को फटकार लगाई और सख्ती के साथ निर्देश दिए कि कोरोना गाइडलाइन का दोबारा अगर माखौल उड़ाया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वाहन चालकों की कई शिकायतें भी प्रशासन को मिल रही थी, जिसमें कोरोना के दौर में भी ओवरलोडिंग, वाहन चलाने समेत कोरोना गाइडलाइन को फॉलो ना करने की शिकायतें शामिल थी। पाया गया कि बहुत सारे जो चालक हैं, सवारियां हैं, सैनिटाइजर वगैरह मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आज इनको जो है चेतावनी निर्गत कर दी गई है। सभी यूनियंस के साथ एक मीटिंग में हमने इनको निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी अपनी गाड़ियों में सैनिटाइजर और किसी भी यात्री के पास यदि मास्क नहीं पाया जाता है तो उसको यात्रा करने ना दिया जाए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर चलेगी, शासन के निर्देश ये हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहने हुए हो और सैनिटाइज़र का प्रयोग हो। लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है कि ड्राइवर लोग सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आरटीओ साहब के साथ हमारा एक संयुक्त अभियान था डीएम साहब के निर्देश में और हमने इनको चेतावनी दे दी कि कल से आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इसके पश्चात अगर नहीं करेंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना है। आलम यह है कि यहाँ 32 डॉक्टरों की वैकेंसी पर महज 15 डॉक्टर जो हैं वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनमें से 4 डॉक्टर ड्यूटी पर आने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों के नदारत रहने से मरीजों के इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। रुद्रप्रयाग का चिकित्सालय केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या जनरल सर्जरी को हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की तैनाती
तैनाती कोविड चिकित्सालय कोटेश्वर में की गई है और ऐसे में जिला चिकित्सालय पहुंच रहे मरीजों का वक्त पर उपचार नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ IPH मानकों के अनुसार 32 पद है। 32 पदों में से केवल 15 पद अभी बाकी खाली हैं। इन पदों के भरने के लिए क्या कुछ शासन से आपने रिक्वेस्ट की है? शासन से रिक्वेस्ट करी है, शासन के द्वारा प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोगों का हो रखा, वो अभी ज्वाइन कर नहीं रहे। में जो स्वास्थ्य विभाग के खाली पद हैं उनको भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है। रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट जो कोविड के लिए अनिवार्य पद थे उनको भरा गया है और NHM के अगेंस्ट जो कोविड के लिए अनिवार्य रिक्त पद थे उनको भरा गया है। साथ ही कोविड-19 के लिए कुछ विशेष पद भरने की स्वीकृति भी हमको शासन के द्वारा प्रदान की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे बागेश्वर में मानसून सीजन खत्म होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों की सड़कें दुरुस्त नहीं है। बागेश्वर से दुग नाकुरी रीमा तहसील को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे खस्ताहाल बना हुआ है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले रीमा के पास में हाईवे का पुल भारी बरसात के बाद बह गया था, लेकिन अब तक इस जगह पर पुल ठीक नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी तौर पर छोटे वाहनों के लिए मिट्टी पत्थरों को डलवाकर चालू किया था, जिसके ऊपर से ग्रामीण जानलेवा सफर करने को मजबूर है। वहीं डीएम का कहना है कि संबंधित विभागों को जल्द मार्ग ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में सड़कें जो मलबा आने के कारण जो बंद हुई थी, तो हमारे जिले में लगभग 35 JCBs हमने स्टेशन कर रखी थी और जिनके माध्यम से जो भी मलबा था उसको हटा दिया गया है। और जितने भी हमारी रोड्स है, अभी फिलहाल कोई भी रोड हमारी पूर्ण रूप से बंद नहीं है, सारी रोड हमारे संचालित है। उनमें से कुछ रोड्स में जरूर दिक्कतें थी क्योंकि जिसमें मलबा वगैरह जो है लगातार आ रहा था, तो उसके अंदर जो है हल्के वाहन उसमें जा पा रहे हैं, अभी भारी वाहन उसमें नहीं जा पा रहे हैं। अगले महीने उत्तराखंड फॉरेस्ट के प्रमुख जयराज रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में उनकी जगह ने PCCF के चयन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने सीधे वर्तमान PCCF जयराज पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वन विभाग अपने बजट को ही खर्च नहीं कर पा रहा है। कई योजनाओं में पैसा खर्च होना था, लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री और मुझको निर्णय लेना है और हम जो भी निर्णय होगा प्रदेश के बेहतर हित में होगा, क्योंकि हम इस समय जिस भी अधिकारी की तैनाती सरकार करेगी उसमें बहुत सारी चीज़ें देखेगी कि जिस तरह हम 265 करोड़ रुपये अतिरिक्त 450 करोड़ रुपये कैंपा का पैसा है समय से, क्योंकि अब तक वन विभाग समय से पैसा नहीं खर्च कर पाया है और एक तरह हम रोना रोते हैं कि साहब हमारा बजट कम है। तो हम ये सारी चीज़ें देखेगी सरकार, ऐसे अधिकारी की तैनाती सरकार करेगी जो सबको साथ लेके चल सके, समय से पैसा प्रयोग कर सके, तो वो सब निर्णय करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने सुबह 11:30 बजे, आपको बता दी कल की बातें आपको बता रही हूँ, कि बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना ज़्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा देश प्रदेश को कोरोना मुक्ति के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोशीमठ भी पहुंचे, जिसके बाद वो बीजेपी नेता स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल के गांव तपोवन पहुंचे और उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि शनिवार को एक कार हादसे में बीजेपी के 2 नेताओं की मौत हो गई थी। मसूरी की किमाड़ी रोड पर बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पुलिस को कार की खाई में गिरने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर के जवानों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र असवाल के मुताबिक कार सवार 5 युवक रुड़की से मसूरी घूमने आए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त कार हादसे का शिकार हो गए।
हम मौके पर पहुंचे हैं तो देखा कि एक वाहन जो है 100 मीटर करीब खाई में नीचे गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों और की मदद से और फायर की मदद से हम लोगों ने जो है 5 घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है। 108 मौके पर पहुंचे, जिनमें मौके पर 2 व्यक्तियों की जो है डेथ हो चुकी है, जिन्हें जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल देहरादून मसूरी पहुँचाया गया है तथा जो 3 घायल लोग हैं उन्हें मैक्स अस्पताल देहरादून पहुँचाया गया। हरिद्वार के शिवालिक नगर में हुए डबल मर्डर से एक तरफ दहशत का माहौल है तो दूसरी तरफ लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा भी है। इसी कड़ी में भारी संख्या में इलाके के लोगों के साथ कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। बैठक के बाद सभी लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। कांग्रेस नेता महेश राणा ने पुलिस से जल्द डबल मर्डर के खुलासे की मांग की है और साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। और ये शिवालिक नगर में लगातार 1-2 साल में लगातार ऐसी दुर्गंध घटनाएं होती जा रही हैं। हम लगातार प्रशासन को इसके लिए आगाह करा रहे हैं, परंतु प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। उनकी यहाँ पुलिस पिकेट बनी हुई है, उसके नीचे भी कुत्ते लेटे रहते हैं। मित्र पुलिस का ऊपर बोर्ड लगा रहता है, परंतु इन लोग को शर्म नहीं आती है। पुलिस को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इनको आगाह कर रहे हैं कि या तो आप यहाँ पे गश्त बढ़ाइए, इस तरह की चोरी का खुलासा करिए, वरना आंदोलन करेंगे। पहाड़ों पर गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगे गांव पपतेव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। गुलदार हमले में महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये पहला मामला नहीं है जब पिथौरागढ़ में गुलदार के हमले में लोगों की जान गई हो। सितंबर महीने में भी पिथौरागढ़ में उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ ने 2 गुलदारों को आदमखोर घोषित किया था। रामनगर में घास काटने गई 2 महिलाओं पर बाघिन ने हमला कर दिया और इस हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक महिलाओं पर बाघिन ने उस वक्त हमला किया जब दोनों जंगल में घास काट रही थी। महिलाओं के शोर मचाने पर बाघिन जंगल की तरफ भाग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया। आज सूचना मिली है कि 2 महिलाएं आशा और भारती नाम के चोरपानी गांव की, जिनको इसने घायल कर दिया है और राजकीय चिकित्सालय में भर्ती हुई हैं। हमारा स्टाफ वहां पहुंच गया है और घटनास्थल कहां है इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी नियमानुसार बाघ के हमले में देह धनराशि होती है उसका भुगतान जांच के उपरांत किया जाएगा और उनका इलाज कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पूर्व भी गाँव में ये बात बताई गई थी कि वहाँ एक आक्रामक रुख अपनाए हुए टाइगर्स बच्चों के साथ घूम रहे हैं, कृपया वहाँ कुछ महीनों तक न जाएं। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरें जा रही हैं। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।